दोस्तों एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और भयंकर रूप से घायल हो जाता है। उसको शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो खुद उस लड़के का बाप उसे उस हॉस्पिटल में ले जाने से मना कर देता है। सारे लोग उसको समझाते हैं कि क्यों अपने बेटे की जान के दुश्मन बन रहे हो, लेकिन वो चिर पे ही अड़ा रहा। वो मानता ही नहीं है क्योंकि उसके बहू उस हॉस्पिटल में काम करती थी। वो कहता है कि मेरा बेटा मर जाएगा लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। अब सारे लोग समझाते हैं कि लेकिन वो अपने जिद पे अड़ा रहता है और उसकी हालत गंभीर होती गई और देखते ही देखते वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आखिर क्यों वो व्यक्ति अपने जिद के आगे, अपने बेटे के आगे ज़िंदगी को दांव पर लगा देता है। आखिर उसकी बहू से उसकी क्या दुश्मनी थी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट की। उस लड़के का नाम सागर होता है। सागर की शादी जीगा के एक लड़की जिसका नाम दिव्या होता है उससे बहुत ही धूमधाम तरीके से हुई थी। 3-4 महीने तक पति पत्नी बहुत ही प्यार और मोहब्बत से घर में ही रहते थे, खुशियों का माहौल था। लेकिन 4 महीनों के बाद पता चलता है कि उसकी शादी जो है वो एक धोखे से हुई है, क्योंकि शादी से पहले दिव्या के घर वालों ने सागर के घर वालों से बताया था कि उनकी लड़की जो है उन्होंने बीएससी तक की पढ़ाई कर रखी है और यही सोचकर उन लोगों ने शादी की थी। सागर जो है वो नेपाल की सरकारी नौकरी करता था और ये सोचकर जो उसके पिताजी थे, सागर के पिताजी थे जिनका नाम प्रेमनाथ होता है, वो सोचते हैं कि बहू आएगी तो उसने बीएससी कर ही रखी है, कोई कोर्स करवा दूंगा तो उसकी भी नौकरी कहीं जुगाड़ से लगवा दूंगा। लेकिन दोस्तों जब 3-4 महीने के बाद वो बहू से कहते हैं कि ज़रा अपने मायके से अपनी डिग्री मंगवा लो, हम तुम्हारे कहीं फॉर्म भरने वाले हैं, तो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इंटर तक की पढ़ाई कर रखी है। तो उसके ससुर जो प्रेमनाथ होते वो पूछते हैं क्या बात कर रहे हो, तुमने बीएससी नहीं की हुई है क्या? तो जो दिव्या कहती है कि मैंने सिर्फ इंटर तक की पढ़ाई कर रखी है। तो दोस्तों इतना सुनने के बाद जैसे मानो उसके पैरों की तरह ज़मीन ही खिसक जाती है। वो कहता है कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हारे बाप ने एक अनपढ़ से मेरे लड़के की शादी करवा दी। और इस पर दिव्या कहती है कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने भी 12वीं तक की पढ़ाई कर रखी है। तो इस पर प्रेमनाथ कहते हैं कि 12वीं तक कर क्या मतलब होता है, इससे कौन सी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी? तो दिव्या कहती है इसे नौकरी करने की ज़रूरत क्या है, जब ये लेखपाल हाई हैं तो मैं घर संभालूंगी या नौकरी करूंगी। तो प्रेमनाथ कहता है कि मैं ये सब नहीं जानता, मेरे दहेज के लिए इसीलिए शादी कर ली कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे बाप ने मुझसे झूठ बोला है। तो दिव्या कहती है कि ठीक है, मेरा माता पिता जितनी हैसियत थी उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, बीएससी में उन्होंने भी इनाम लिखवाया था, लेकिन किसी कारण की वजह से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाए। लेकिन आप लोगों का शौक़ है, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी पढ़ने का शौक़ है, तो आप लोग मेरा एडमिशन करवा कर मैं पढ़वा दीजिए, मैं पढ़ लूँगी, मेरा कौन सा टाइम निकला है। तो उसका ससुर कहता है क्या मैं यही करता रहूँगा, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या? अब तुम्हारी मैं 10 साल तुमको पढ़ाऊँ, उसके बाद तुम्हें नौकरी लगवाऊँ। तो इस पर दिव्या जो है वो गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर मेरा पिताजी ने दहेज नहीं दिया तो क्या आप मुझसे नौकरी करवाकर मुझसे दहेज के पैसे वसूलोगे क्या? तो इस पर उसका ससुर कहता है क्या तुमने सही सोचा, या तो तुम 5 लाख रुपए लेकर आओ या फिर अपनी डिग्री लेकर आओ या फिर इस घर से चली जाओ। अब दोस्तों ये सब बातें जानकर सागर भी सुन रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने बाप के सामने कुछ बोल दे। वो दिव्या से बहुत चाहता था और दिव्या के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था वो उससे बिल्कुल सहमत नहीं था। उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब दिव्या जो है वो सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं। वो अपने घर पर जब फ़ोन लगाती है तो फ़ोन लगाकर अपने पिताजी से कहती है, तो उसके पिताजी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाते हैं। वहां से 8-10 आदमी लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, मेरी बेटी को तुम ऐसे ऐसे कैसे बोले? तो प्रेमनाथ ने कहा कि मैंने कौन सा गलत कह दिया, तुमने 12वीं तक का पढ़ाकर और अपनी बेटी को मेरे घर में भेज दिया, तो तुम कह रहे थे वो बीएससी कर रखी है। तो कुछ लोगों ने बोला उनके तरफ से जो आए हुए थे कि भाई शादी ब्याह में थोड़ा बहुत झूठ चलता है, थोड़ा बहुत तो बोला ही जाता है। दोस्तों जो प्रेमनाथ थे वो सबको ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इस पर जो दिव्या के जो पिताजी थे वो पूरी तरीके से भड़क जाते हैं
बोले कि दोनों के बीच हाथापाई हो जाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अब दिव्या के जो पिताजी जो है वो प्रेमनाथ के ऊपर हाथ उठा देते हैं। कहते हैं अगर मैं जानता पहले से कि तुम लोग ऐसे हो, इतने लालची हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी ही नहीं करता यहाँ पर। तो कहते अभी कौन सा देर हुआ, अपनी बेटी को लेकर यहाँ चले जाओ। तो कहता हाँ कि मैं अपनी बेटी को तो ले जाऊँगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को सुकून से रहने नहीं दूंगा। मेरी और मेरी बेटी की बद्दुआ लगेगी तो तुम लोगों का पता नहीं क्या होगा। दोस्तों बहुत ही हंगामा होता है। दोनों सागर के पिताजी और दिव्या के पिताजी दोनों एक दूसरे पर भड़के हुए थे, एक दूसरे की ज़िंदगी भर शक्ल न देखने की कसम खाते हैं और उसके बाद वो दिव्या को लेवाकर अपने घर चले जाते हैं। अब दोस्तों मामला बिगड़ जाता है। दिव्या और सागर एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन बापों की नासमझी की वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। दिव्या की जो होती बड़ी चिंता में आ जाती है और वो सोचते हैं कि अगर पढ़ाई की बात है तो 2-3 साल का कोर्स होता है, इसको मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुझे पढ़ाऊंगा ज़रूर, लेकिन अब उस घर में तुझे भेजूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। उसके बाद वो दिव्या को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भेज देता है नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए। वो जीएनए में अपना एडमिशन लेती है। दोस्तों 3-4 साल के कोर्स करने के बाद उसका जीएनएम पूरा होता है और एक नर्स की डिग्री हासिल करती है और गोना ही आ जाती है और एक सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में वो नौकरी करने लगती है। बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही समझदारी से और अब बहुत ही मेहनत से पढ़ाई की हुई थी, तो लगभग एक डॉक्टर के बराबर ही वो ड्यूटी करती है और वो हॉस्पिटल में मरीजों के बीच, डॉक्टरों के बीच खासी लोकप्रिय हो जाती है। बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करने लगती है। इधर जो सागर होता है वो अपनी नौकरी करता है, लेकिन अपने पिताजी के डर की वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर दिव्या से मुलाकात करे, उससे बात करे। 4 सालों में इन दोनों में कोई कंटेंट नहीं होता है। दिव्या अपनी जगह पर, सागर अपनी जगह पर। दोस्तों तभी एक दिन सागर अपने ड्यूटी के लिए तहसील पर जा रहा था, तब तक उसके घर के पास में ही एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक डंपर के चपेट में आ जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है। उसके बाइक टूट फूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है, उसे भी गंभीर चोटें आती हैं, अफरा तफरी मच जाता है। तुरंत ही उसके घर वाले उसके वहाँ पहुँचते हैं। सारे लोग उसको लेकर कहाँ जाएं, तो सभी जो थे वहाँ पर उसी हॉस्पिटल को आप रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि जहाँ पर दिव्या काम कर रही थी। लेकिन जो सागर का बाप होता है प्रेमनाथ, वो कहता है कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मैं उसकी बेटी का शक्ल नहीं देखूंगा, उस हॉस्पिटल में जाऊंगा ही नहीं। अब सारे लोग समझाते हैं कि अरे यार तुम उसकी बेटी कहकर क्या बात कर रहे हो, है तो तुम्हारी बहू ही, इसकी पत्नी भी है और कुछ भी हो, लेकिन अपने बेटे की जान अगर तुम्हें प्यारी है तो दुश्मनी प्यारी है। तो वो बोलता है कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ, देखने को कुछ भी तैयार हूँ, लेकिन उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, उसके बेटे का एहसान मुझे नहीं लेना है। अब दोस्तों आधे घंटे के इसी में बीत गए और प्रेमनाथ की जीत के आगे लोग सारे सागर को दूसरे अस्पताल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर गेट जाने में मना कर दिया जाता है। फिर वो दूसरी में वो ले जाते हैं, वहाँ भी मना कर दिया जाता है। अब घर के लोग परेशान थे कि उनके जो भाई पट्टीदार लोग थे, उनके जो परिवार के लोग थे, वो भी परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग प्रेमनाथ के बात मानने को तैयार नहीं थे। सागर की हालत ख़राब होती जा रही थी। अब वो उसको उसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जहाँ पर दिव्या नर्स का काम कर रही थी। कार से उतारते हैं और उसके बाद तुरंत एक स्ट्रक्चर पर लादते हैं और स्ट्रक्चर पर लेकर उसको अंदर इमरजेंसी में लेकर भागते हैं। तभी दिव्या जो है वो देखती है कि है तो हमारे जान पहचान वाले हैं, इधर कहाँ आ रहे हैं। फिर वो जाकर दौड़कर वहाँ पर देखती है तो उसका देवर स्ट्रक्चर पर पकड़े हुए खड़ा हुआ था, खून से लथपथ था, और पूछती है कौन है ये, तो कहता है भाभी ये भैया है, एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों जब चेहरे से रुमाल उठाकर शक्ल देखती है दिव्या जो है रोने भी लगती है, और लेकिन रोने का ये वक्त नहीं था। तुरंत वो काम में लग जाती है। 2 मिनट के अंदर सारे डॉक्टरों को इकट्ठा कर लेती है और सागर का इलाज शुरू करती है। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तुरंत उसका ब्लड वगैरह चढ़ाया जाता है। दिव्या जो है आंसू बहाते हुए, आंसू पोंछते हुए इधर उधर भागती है, दौड़ती है
और उसके इलाज का बंदोबस्त कराती है। सारे लोग देखते हैं, आपस में खुसर फुसर करते हैं कि बताओ इतनी अच्छी ये लड़की है। अब दोस्तों यहाँ से उसको रेफ़र कर दिया जाता है, लेकिन वो तो दिव्या की वजह से उसका इलाज वहाँ पर शुरू होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हॉस्पिटल वाले बगैर सोचे समझे कहीं और रेफ़र कर देते हैं और रास्ते में जाकर मरीज की मौत हो जाती रास्ते में। ऐसा अक्सर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दिव्या थी तो उसको एडमिट किया जाता है और उसका इलाज होता है, तो उसकी जान तो ही बच ही जाती है। लेकिन आगे की इलाज के लिए उसको भोपाल जाना पड़ता है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लोग रेफ़र कर देते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में भी जाना और सही इलाज करवा पाना इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई जान पहचान ना हो, कोई पकड़ ना हो, तो बहुत ही मुश्किल होती है कि सबने देखा अपने जीवन में कभी न कभी सबने महसूस किया है। तो जब सागर को वहाँ पर रेफ़र किया जाता है तो दिव्या जो है अपने डॉक्टरों से, जो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं वो गांधी मेडिकल स्टोर पढ़े हुए थे, तो वहाँ से उनसे कहकर वो सिफारिश लगवाती है मेडिकल कॉलेज में सही इलाज और समय पर इलाज हो, इसके लिए वो वहाँ पर बात करवाती है। दोस्तों उसके बाद वो खुद एम्बुलेंस में बैठकर और सागर के साथ वो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के लिए जाती है। परिवार के भी सदस्य जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है और मेडिकल कॉलेज में 3-4 दिनों के इलाज के बाद आखिरकार सागर को होश आता है। अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने वो दिव्या को देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अपना हाथ उठाकर उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। दिव्या जो है वो भाप जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कैसे हो आप। तो वो इशारों में बताता है कि मैं ठीक हूँ। दोस्तों अभी तक सारे लोग असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन जैसे ही सागर को होश आता ये बात गेट पर बैठे हुए लोगों को बताई जाती है। उसके जो पिताजी होते हैं प्रेमनाथ जी, वो भी दौड़े दौड़े आते हैं, अपने बेटे से मिलते हैं और बेटा उनको देखता है और उसके बाद दिव्या को देखता है। वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था, लेकिन प्रेमनाथ जी सामने खड़े थे तो इसीलिए वो दिव्या का हाथ छोड़ देता है, जिसे देखकर प्रेमनाथ जो है भबक कर रोने लगते हैं। वो बैठ जाते हैं वहीं पर और सागर का हाथ अपने बाहू के हाथ में देते हुए हाथ जोड़ लेते हैं। दिव्या से कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम नहीं होती जैसा मैंने सोचा था, वैसे भी अगर तुम भी सोचती तो शायद ही आज ये नहीं पछताते। सागर के 1-2 ऑपरेशन हुए और 1 महीने में लगभग 50% वो ठीक हो जाता है। उसके बाद सागर को घर पे लाया जाता है, लेकिन घर पहुंचने से कुछ ही दूर पहले जो दिव्या थी एम्बुलेंस से उतर जाती है, वो अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी प्रेमनाथ जी कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती मैं जा रही हूँ, अपने घर पे जा रही हूँ। वो कहता है कि ऐसा मत करो, मेरे घर पे चलो, अपने घर पे चलो तुम। तो दिव्या कहती है कि ये संभव नहीं है, जब मेरे पिताजी नहीं कहेंगे मैं उस घर पे नहीं जा सकती। अब दोस्तों प्रेमनाथ के सामने आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचा था। फिलहाल सागर को घर पहुंचाया जाता है और उसके बाद प्रेमनाथ, उसकी पत्नी और 1-2 लोग आते हैं दिव्या के घर पे। दिव्या अपने घर पे ही रहती है। शाम का वक्त था, उसके पिताजी बैठे हुए थे कुर्सी पर। वो दौड़ कर जाते हैं और उनके गले से लग जाते हैं, उनके छाती से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, अपने बहुओं को नहीं समझा, और अगर आप मुझे इस जन्म में माफ़ नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने जन्मों तक मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। मुझे बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, मैंने आप लोगों को समझा नहीं, माफ़ कर दीजिए हमको। अब उनकी जो पत्नी जो थी वो भी हाथ जोड़ती है कि भाई साहब माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो कहते हैं कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही तो होती है। उसके बाद दोस्तों सब लोग एक होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अगले दिन फिर दिव्या से वहाँ से विदाई होती है, वो वहाँ से अपने घर आती है और सागर की देखभाल करती है। 1 से 1.5 महीने और लगते हैं और सागर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अब जो है प्रेमनाथ जी कहते हैं कि बेटा आपको नौकरी करना हो तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों उसने जीएनएम का कोर्स कर रखा था। उसने बोला कि बाबूजी कोई बात नहीं,
क्या पता आपकी ही बातों की वजह से मैंने ये कोर्स किया और मैंने इस नौकरी की, और मेरी इस नौकरी की वजह से क्या पता इनकी जान बच पाई। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, किसी का कोई दोस्त नहीं है। मुझे नौकरी करना है वो तो मैं करती ही रहूँगी, क्योंकि मैं नौकरी करते करते जान गई हूँ कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो दोस्तों ये रही आज की ये कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ दूसरे दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।